हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम लोग चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी क्लास 9 बच्चों के लिए बहुत न्यू कंसेप्ट है जो आप पढ़ने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स होंगी जो आप बच्चे सब फेस कर रहे होंगे, बट आप अगर ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा और जितनी भी आपकी क्वेरीज कितनी प्रॉब्लम्स है वो सब आप ईजिली सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी आप चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आपको उसके अंदर पता होना चाहिए उस चैप्टर के अंदर आप कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। सो ये दीज आर द टॉपिक्स जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या है ये टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी, जो कि दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते भी हैं। नेक्स्ट, एटम्स एंड देयर सिंबल्स, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, आयंस, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला ऑफ सिंपल एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास एंड लास्ट इज मोल कंसेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एक न्यूमेरिकल इसमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आता ही आता है। नेक्स्ट आपका आता है, फर्स्ट आपका टॉपिक इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें क्या करने वाले हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन से ही आपको पता लग रहा है वर्ड का कि केमिकल कॉम्बिनेशन कोई भी चीज़ अगर आप केमिस्ट्री में करते हो तो केमिकली होती है, क्योंकि उसमें कोई भी रिएक्शन जो होता है वो एक दूसरे से जुड़ के होता है, जॉइन होके होता है। तो अब इसमें कॉम्बिनेशन मीन्स का मीनिंग ही यही है कि कंबाइन हो रहा है ये। तो कोई भी चीज़ अगर केमिकली कंबाइन होती है तो आपको क्या देती है, वो एक रिएक्शन क्या देता है, आपको एक प्रोडक्ट देता है। जैसे कि इसकी रिएक्शन ने, जैसे कि आपको इसकी डेफिनेशन आपको बता रही है, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जब कोई भी 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपके ज्वाइन होते हैं तो वो आपको एक कंपाउंड देते हैं। क्या देते हैं? कंपाउंड। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि मैं आपको जैसे सपोज इसमें बता सकती हूँ, पहले इस रिएक्शन से आप पहले समझ सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन है। सो कार्बन इज़ एन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। की कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही एक एलिमेंट है और दोनों ही क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन आपको होके आपको एक कंपाउंड दे रहे हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है ये केमिकली हो रहा है, कंबाइन हो रहा है इसमें, तो इसको हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। अब ये जो रिएक्शन भी हो रहा है ये गवर्न बाय सर्टेन लॉज, इसके अंदर कुछ लॉज हैं जो कि अप्लाई हो रहे हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और वो लॉज क्या हैं वो भी हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से आई थिंक बच्चों अब आपको समझ में आया होगा कि कोई भी चीज़ जब 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट कंबाइन होंगे और आपको एक कंपाउंड देंगे, ठीक है, कंपाउंड देंगे, तो वो क्या बनाएगा? आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाएगा। और ये जो भी रिएक्शन आपका होगा ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो भी इसमें रिएक्शन अकर होगी वो कुछ लॉज के अंडर ही, कुछ लॉज के अंडर, उसकी गाइडेंस के अंडर ही परफॉर्म होगी। ओके, अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप यहाँ देखें, एंड सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कोई भी चीज़ का कंजर्व्ड, कोई भी चीज़ जो है वो कंजर्व्ड है। और क्या कंजर्व्ड है? मास कंजर्व्ड है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं। तो इसका सबसे पहला लॉ ये क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी मास ना तो हम उसे पैदा कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, ना ही हम उसे घटा सकते हैं, ना ही हम उसे बढ़ा सकते हैं, ना ही हम उसे घटा सकते हैं किसी भी मास को। जिसका जितना मास है एलिमेंट का वो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है नेचर में। ठीक है, ये इसी स्टेट में मिलते हैं आपको नेचर में, तो इसीलिए ना ही हम इनके मास को इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, कार्बन इज़ 12 ग्राम, ऑक्सीजन इज़, यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन इज़, 1 मिनट, जैसे कि आप इस देख रहे हैं इसमें कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन में कार्बन इज़ 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज़ 32 ग्राम। तो 32 ग्राम आप देख रहे हैं ये फिक्स्ड है। कार्बन जो आपको मिलेगा वो ऑलवेज आपको 12 ग्राम की ही बाय मास की, इसका मास, इसका जो वेट है वो नेचर में आपको 12 ग्राम ही मिलेगा।
ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और ऑक्सीजन आपको 32 ग्राम है तो 32 ग्राम ही मिलेगा, ये भी कभी चेंज नहीं होगा। और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो आपको एक कंपाउंड देंगे, उस कंपाउंड को क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 44 ग्राम है, तो 44 ग्राम आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों का ज्वाइन होके, मिक्स दोनों एलिमेंट्स का ज्वाइन होके जो भी आपके पास एडिशन आएगा इन दोनों का, डेट इज़ 44 ग्राम, वो आपको यहाँ मिल गया है। तो अब आप देखेंगे LHS और RHS साइड में, दोनों ही साइड में आपके पास सेम आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी आपके बने हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड पे ही आपके पास इक्वल मास है। तो जितना मास आपका लेफ्ट पे था उतना ही मास आपको राइट में भी मिला है। तो राइट और लेफ्ट में कोई चेंजेस तो नहीं आए ना मास में। अगर चेंजेस नहीं आए तो उसे आप क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि जो मास है वो कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितना मास जितना LHS की साइड आप इसको जितना मास आप लेंगे उतना ही आपका प्रोडक्ट की साइड भी रहेगा। ओके, वो आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब जैसा कि ये इसका नाम बता रहा है डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मीन्स की रेशियो। ठीक है, प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो, आप सबने मैथ से पढ़ा होगा। तो डेफिनेट मतलब फिक्स्ड, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, फिक्स्ड रेशियो है, इसका चेंज नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं, तो क्या बोलता है इसका स्टेटमेंट बोलता है अ केमिकल कंपाउंड always consists of the same element combined together in the same ratio by mass। मीन्स कि कोई भी अगर आपका कंपाउंड बनता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड, इसलिए बोला गया ऑब्वियसली क्योंकि केमिकल इसमें रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल कंपाउंड है। तो केमिकल जो भी आपकी इसमें कंपाउंड बन रहा है रिएक्शन में, वो हमेशा सेम एलिमेंट उसमें कंबाइन टुगेदर, कभी भी वो एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट आप ले लो, कभी भी वो अगर किसी के साथ भी कंबाइन करेगा तो उसका रेशियो फिक्स्ड ही रहेगा बाय मास मतलब जो भी इसका मास, उसका वेट है, उसके जो भी इसका रेशियो होगा वो फिक्स्ड रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये नहीं कि इस रिएक्शन में ये एलिमेंट का रेशियो इतना है तो वो नेक्स्ट किसी और के साथ रिएक्ट करेगा तो वो चेंज हो जाएगा, नहीं। कैसे, आइए इसका हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैंने देखा कि आप यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया वाटर का। जो वाटर होता है उसका केमिकल फार्मूला जो होता है बच्चों, वो होता है H2O। क्या होता है वो, H2O, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं H2O, जिसमें कि जो आपका हाइड्रोजन है वो उसका जो आपका रेशियो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। और ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है। क्या होता है, 16 होता है। और अगर आप इसको कट करेंगे रेशियो को तो इसका रेशियो आएगा 1:8। डैट मीन्स कि कभी भी ये वाटर, आपका अगर वाटर की फॉर्मेशन होगी कभी भी, तो आपका हाइड्रोजन ऑलवेज 1 और ऑक्सीजन ऑलवेज 8 रहेगा, इसी रेशियो में रहेगा। ये रेशियो फिक्स्ड है कि हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के इसमें जो होंगे इस मॉलिक्यूल में इसके ऑक्सीजन के 8 होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अगर हाइड्रोजन किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर भी बाय मास इसका जो ये रिएक्शन में कोई कुछ भी इसका जो आपका ये रेशियो होगा वो कितना होगा, वो 1 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्या, वो 1 ही होगा, वो चेंज कभी नहीं होगा। और ऑक्सीजन भी अगर किसी और चीज़ के साथ सपोज रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर भी इसका जो फिक्स्ड रेशियो है वो 8 ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। इसलिए ये डेफिनेट है, इनका प्रोपोर्शन ये डेफिनेट है कि अब वाटर में भी इनका प्रोपोर्शन डेफिनेट है कि ये 1:8 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये 1:8 ही होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक अब आपको ये क्लियर होगा। तो इसका मतलब कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपका कुछ भी अगर आप इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो इसका जो नेम है वही आपको बता रहा है कि इसका लॉ में क्या पूछा गया है। ठीक है, और आई होप अब आपको क्लियर होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आप मास बोल रहे थे, मास ना तो हम इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते हैं उसे, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में आप ये पढ़ रहे हैं
कोई भी अगर कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, केमिकली कोई भी कंपाउंड की अगर फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें जो भी एलिमेंट यूज़ किए गए हैं, कोई भी एलिमेंट जो कि कंबाइन हो रहे हैं आपस में रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उनका रेशियो ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा बाय मास, कभी भी वो चेंज नहीं होगा, वो ऑलवेज फिक्स्ड है। तो इसको हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं और डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये कहती है कि कोई भी आपका केमिस्ट्री में अगर कुछ भी आपका मैटर है जो कि आप पढ़ चुके हो, सॉलिड लिक्विड एंड गैस आप पढ़ चुके हो उससे पहले मैटर में भी, और आप लोग एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर भी पढ़ चुके हो उसमें। तो कहता है अगर ये चीज़ जो बन रही है किसी भी चीज़ का, अगर आप मिक्सचर बना रहे हो, मिश्रण बना रहे हो, कोई भी कंपाउंड बना रहे हो या कोई भी एलिमेंट बना रहे हो यार, तो उन सब में आपको ये एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि उसको जोड़ के आपको एक प्रोडक्ट देता है, आपको एक चीज़ देता है, उससे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो अगर आप सॉलिड लिक्विड एंड गैस में अपने स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे कि सॉलिड में बहुत टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, तो वो जो पार्टिकल्स आप छोटे छोटे डाल रहे हो, गोले गोले आपने डाल के बनाए थे, तो वो उसे आप क्या कहते हो कि ये क्या है? इसके अंदर एटम्स हैं। तो कोई भी चीज़ अगर केमिस्ट्री में बनती है तो वो किससे बन रही है? कोई भी अगर एलिमेंट बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो एटम से बनता है। किससे बनता है? वो एटम से बनता है। ठीक है, अब वो कहते हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि फर्स्ट पॉइंट, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। क्या कहती है? ये जितने भी आपके मैटर हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो एलिमेंट है, कंपाउंड में कुछ भी चीज़ आपकी हो रही है, वो सब एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, टाइनी पार्टिकल से बनी है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वो बोलते हैं एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स क्या है? इनविजिबल, आप उसे विजिबल नहीं है क्योंकि इसका जो साइज़ होता है एटम्स का, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वो बहुत स्मॉल होता है और आप उसको नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते हो। तो वो बहुत इनविजिबल पार्टिकल है एटम, और ये हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं इसको, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एटम जिसका जितना है वो उतना ही रहेगा। ये इसका एटम है, ये सोडियम का एटम है तो ये सोडियम का एटम है, या हाइड्रोजन का एटम है तो ये हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोराइड का एटम है तो ये क्लोराइड का एटम है। किसी के भी एटम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है वो एक्चुअल में वो वही रहेगा। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ऑब्वियसली आप ये अंडरस्टूड है कि किसी भी आपके पास केमिस्ट्री में बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी जिनके बारे में, कि जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, मरकरी एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे आपके इसमें एलिमेंट्स हैं, और ये सभी एलिमेंट्स, ये डिफरेंट एलिमेंट्स की अपनी खुद की एक अपनी आइडेंटिटी है, अपना एक डिफरेंट मास है, अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। किसी की भी किसी से सिमिलर नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी डिफरेंट है। हो सकता है कि एक दो प्रॉपर्टीज़ किसी की सिमिलर हो, बट ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ सब क्या होती है? सबकी डिफरेंट होती है, मास भी डिफरेंट होते हैं। आप यही देख लीजिए कि हम इतने सारे हम जितने भी पर्सन होते हैं, ह्यूमन बीइंग है, सब अपने आप में सबकी एक अपनी आइडेंटिटी है, सबका एक अपना वेट है, सबका एक अपना दिखने का स्टाइल है, सबकी अपनी एक आदतें हैं, हॉबीज़ हैं, सबकी सिमिलर तो नहीं है ना। तो उसी तरीके से जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सभी की अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है केमिकल, और उनके डिफरेंट मासेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। जो कि अभी आपने पढ़ा कि किसी भी एटम का जो रिलेटिव नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है गिवन कंपाउंड में, जो कि आपने अभी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में पढ़ा कि भाई किसी भी आपका यहाँ पे रिलेटिव नंबर, अगर आप रिलेटिव नंबर आप देखेंगे कि भाई इस यहाँ पे एटम का ये नंबर है कि इसका 1 नंबर है, इसका 2 नंबर है एटम का, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, तो इन सब के जो ये रिलेटिव नंबर हैं ये फिक्स्ड हैं, ये हर गिवन कंपाउंड में फिक्स्ड होंगे, ये आपके डिफरेंट नहीं होंगे, ये सेम के सेम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ होल नंबर
टू फॉर्म कंपाउंड मीन्स कि अगर कोई भी एटम आपका कंबाइन हो रहा है, कोई भी किसी भी एलिमेंट के अगर आपके एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो वो होल नंबर में ही कंबाइंड होंगे। होल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? 0 to 1 2 3 4 जो भी है सो ऑन, तो सारे होल नंबर होते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी एटम अगर कंबाइन हो रहा है तो किस रेशियो में कंबाइन होगा? होल नंबर 1:2 या 1:8 या 2:8 जो भी है होल नंबर के उसमें वो फिक्स रेशियो में आपका कंबाइन होगा और आपको क्या देगा? एक कंपाउंड की फॉर्मेशन देगा। सो हमने पोस्टुलेट्स जो है एटम्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि कोई भी मैटर हो वो किससे बने? टाइनी पार्टिकल्स से बने, जिसको कि हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि सारे एटम इनविजिबल होते हैं और ना ही हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। थर्ड हमने डिस्कस किया कि एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, कोई भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स हैं और उन सब एटम्स के अपने डिफरेंट मासेस हैं और अपनी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि किसी भी एटम का जो रिलेटिव नंबर होता है वो कितना होता है? वो सारे कांस्टेंट होते हैं किसी भी गिवन रिएक्शन में। कोई भी अगर कंपाउंड बनेगा तो उस कंपाउंड में उनका जो रिलेटिव नंबर होगा किसी भी का, वो सब कांस्टेंट होगा, किसी का भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा अगर कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, किसी भी एटम्स होंगे एलिमेंट्स के, वो सब क्या होंगे? आपके होल नंबर रेशियो में आपके क्या होंगे? वो उसमें प्रेजेंट होंगे। होल नंबर मतलब कि 1:8 2:8 या 1:16 एंड जो भी है, मतलब होल नंबर होगा। होल नंबर क्या होता है? जो कि आपका 0 से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, तो उसमें वो आपके गिवन कंपाउंड में कांस्टेंट रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है एटम्स की एटम्स क्या होता है। तो एटम्स आपको पता होनी चाहिए। जब आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया तो फाइनली अब हमें इतना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि किससे क्या बना हुआ है, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला कि भाई एटम क्या होता है, तो अब फाइनली हम लोग बता सकते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, जो आपके चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो एटम्स, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। कि कोई भी अगर आपकी कोई भी मैटर, अगर आप सॉलिड लिक्विड गैस में से कोई सी भी चीज़ की अगर आप फॉर्मेशन करते हो, कुछ भी अगर आपका बनता है तो वो एटम के एक एक यूनिट के ज्वाइन होने से बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी घर को बनाते हैं तो आप छोटी एक एक ईंट को लगाते हैं, तब जाके आपका एक क्या बनता है? एक घर बनता है। ठीक है, एक वॉल बनती है। तो उसी तरीके से आपका एक एक एटम जब ज्वाइन होता है तो वो एटम ज्वाइन होकर आपको क्या देता है? एक मैटर को आपको क्या देता है? एक मैटर देता है आपको, एक कंपाउंड मतलब एक एलिमेंट देता है या कंपाउंड देता है। तो वह इसलिए ऐसे देता है, ठीक है, कि छोटे छोटे इनविजिबल आपके टाइनी पार्टिकल्स ज्वाइन होंगे और आपको क्या देंगे? आपको एक मैटर दे देंगे। तो इसीलिए हमने बोला कि एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। सेकेंड पॉइंट इसमें हम इसकी फिर डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर इज कॉल्ड एटम्स। तो इसीलिए क्योंकि ये अपने आप में ही इतना छोटा है, इतना छोटा टाइनी पार्टिकल है कि ये क्या अपने आप में डिवाइड होगा, तो ये एटम फर्दर डिवाइडेड नहीं होता है। ये अपना छोटू सा पार्टिकल है और ये छोटा जितना है उतना ही रहेगा, हम इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो एटम क्या हुआ? द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटम। जैसे कि फॉर एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सोडियम क्या है? सोडियम एक एलिमेंट है। ये किससे बना हुआ है? सोडियम एटम से बना हुआ है। आपका हाइड्रोजन है, किससे बना हुआ है? एटम से बना। अपने आप तो ये बन नहीं गए हैं, किसी चीज़ से बने, और वो चीज़ क्या है? एटम है। तो आपकी जो बेसिकली जो केमिस्ट्री है पूरी, वो डिपेंड अपॉन सा एटम, क्योंकि अगर एटम नहीं होगा तो कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड या मिक्सचर नहीं बन पाएगा। अगर यही नहीं बनेगा तो रिएक्शन कैसे होगा? कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इसीलिए आपका जो एटम है ये आपका पूरी केमिस्ट्री इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कि एटम होगा तो आपका कुछ चीज़ बनेगी, कुछ चीज़ की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज वो नहीं हो सकती है। तो जितने भी आपके डिफरेंट एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं वो सब एटम्स की वजह से हैं, क्योंकि एटम्स से ही किससे बने हुए हैं? सब एटम से ही बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अब एटम्स किससे कहते हैं।
अब एटम्स की कैसे मतलब क्या इसकी फॉर्मेशन होती है, कैसे क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट चैप्टर जब आपका हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे जो है आपकी फॉर्मेशन होती है एटम की, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बट इस चैप्टर के लिए आपको इतना ही पता होना चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे नेम ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, कि कोई भी नेम, बहुत सारे नेम्स हैं आपके एटम्स के, और या मतलब एलिमेंट बोल लो क्योंकि सारे एलिमेंट्स एटम से बने होते हैं, एंड देयर सिंबल, और उनके अपने कुछ सिंबल्स हैं जिनसे हम उनको लिख सकते हैं। तो सिंबल्स है बेसिकली आप किससे कहते हैं, सिंबल्स होते हैं कि कोई भी चीज़ को आप एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हो, आपका छोटा फॉर्म जो लिखने का आप यूज़ कर रहे हो। जैसे आपके घर में निक नेम्स होते हैं, छोटा अगर किसी का बड़ा नेम है तो आप छोटा नेम भी रख लेते हो निक नेम उसका घर में। तो उसी तरीके से आपके यहाँ पे भी बहुत सारे एलिमेंट्स के एब्रीवेशन आपको यूज़ करने मतलब यूज़ करे गए हैं। क्यों? ताकि वो आप इजीली, क्योंकि इतने लेंथी नेम्स हैं एलिमेंट्स के, तो वो बार बार ना आप लेके उनको अवॉइड करके आप छोटा सा एब्रीवेशन उसका यूज़ कर दोगे तो वो सामने समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये इसको इस एलिमेंट की वो बात कर रहा है। ठीक है। तो अब ये सिंबल्स को लिखने का भी एक तरीका है कि कैसे आप इसको लिख सकते हो। ये नहीं कि आप कैसे भी किसी भी एलिमेंट को लिख दो, हाँ भाई इसको ऐसे लिख दो और चलो भाई, नहीं, ऐसे नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि अगर किसी भी एलिमेंट या सिंबल को आप लिख रहे हो तो आपका जो फर्स्ट लेटर होता है सिंबल का वो ऑलवेज कैपिटल होता है। क्या होता है? वो ऑलवेज कैपिटल होता है। और दूसरा क्या होता है? उसका सेकेंड लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। क्या होता है? वो स्मॉल होता है। और किसी भी अगर आप लेटर को लिख रहे हो या तो उसमें एक, किसी भी एलिमेंट के अगर आप सिंबल को लिख रहे हो या तो उसमें एक सिंबल होगा, सिर्फ ओनली फर्स्ट लेटर होगा और जो कि कैपिटल होगा, या फिर आपके साथ उसके फर्स्ट लेटर के साथ या तो उसका एक सेकंड लेटर भी लिखा होगा जो कि स्मॉल आपके स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी सिंबल को लिख सकते हो कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज बिग और सेकंड लेटर ऑलवेज स्मॉल, या फिर एक ही लेटर भी हो सकता है, सिर्फ बिग लेटर भी हो सकता है, कैपिटल फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, सबके ये फिक्स्ड है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे आपके एक्सेप्टेड हैं, और ये फिक्स्ड है कि हाँ भाई किसका कैसे लेटर लिखा जाएगा। जैसे कि अब मैंने कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हैं, वैसे तो बहुत सारे आपके एलिमेंट्स हैं जो कि होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है जो कि मैंने थोड़े से लिखे हैं और आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, जो कि आपके सिलेबस में है कि कौन कौन से एलिमेंट्स के आप कैसे 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 आप सिंबल्स लिख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट लेटर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम को हम किस सिंबल से लिख सकते हैं? कैपिटल AL। तो आप इसमें देखेंगे ए जो है वो आपका कैपिटल है और एल जो है आपका स्मॉल लेटर में है। ठीक है। आर्गन ए जो है आपका कैपिटल है और आर आपका स्मॉल लेटर में है। बेरियम, बेरियम का आप देख सकते हैं बेरियम बिग लेटर है और ए जो है आपका स्मॉल लेटर है। इसी तरीके से बोरॉन, बोरॉन का सिर्फ सिंगल लेटर है जिसको कि हमने कैपिटल बी से ही रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा अगर सिंगल लेटर होगा तो जो सिंगल लेटर होता है वो ऑलवेज बिग होगा आपका फर्स्ट लेटर, तो इसलिए बिग है। इसी तरीके से आप कैल्शियम देख लीजिए, इसमें दो लेटर्स हैं, कैपिटल आपका C और स्मॉल आपका A। तो इसी तरीके से ये आपके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको कि आप देख सकते हैं कि इनके सिंबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिंबल्स आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ सकते हैं कि इस लेटर को आप किस तरीके से, इसका सिंबल है कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका एब्रीवेशन लिखो, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इतना चैप्टर आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे आपको चैप्टर में क्या है, क्या टॉपिक्स आप कवर करने वाले हो, एटम्स क्या होते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, और क्या आपके पोस्टुलेट्स हैं उसके, क्या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आई हैं, और इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और इतना तब तक के लिए आप सभी बच्चे इसको कवर कीजिए और इसको पढ़िए कि क्या एटम है, क्या उसके पोस्टुलेट्स हैं, ताकि आपको रिमेंबर रहे कि क्या है ये सब चीज़ें। एंड आई होप ये सब चीज़ें अब आपको क्लियर हैं, और अगर नहीं है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ये डाल सकते हैं, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो।